नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ध्यान को रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उस पर प्रीलिम्स का प्रश्न डिस्कस करते हैं। आज जो है एपिसोड 66 पर पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखिए। हाल ही में खबरों में रहे सागाइन भ्रंश का संबंध किस क्षेत्र से है? एक बात समझिए, मैं लगातार कहता हूं कि प्रश्न का उत्तर तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन उत्तर ढूंढना ही एकमात्र हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें पैटर्न भी समझना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, इसको समझिए। इस तरह के पैटर्न यूपीएससी में पूछा जाता है। समाचार पत्रों में कौन सा चर्चा में रहा है, क्या अभी प्रमुखता से चल रहा है, और इस तरह में देखेंगे तो ऐसे ही टर्म पूछ लिए जाते हैं। ध्यान देना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछा जाएगा आपसे, छोटा छोटा टर्म पूछा जाएगा आपसे, और वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर सागाइन भ्रंश को अलग से नोट कर लीजिए, ये चर्चा में रहा है और यहां पर जो है प्रश्न आ सकता है। तो क्या करना है कि सागाइन भ्रंश के विषय में तो हम लोग थोड़ा देख ही लेते हैं। पूछा गया है कि संबंध किस क्षेत्र से? क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया नहीं, उत्तरी अमेरिका, हाँ दक्षिण पूर्व एशिया होगा। यानी कि डी विकल्प तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके विषय में कुछ और समझ लीजिए। अब देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में यदि आपसे ये एक स्टेटमेंट बना दे कि ये कहां पर स्थित है, तो इसको भी समझिए। ये जो है म्यांमार में, ठीक है, तो ये म्यांमार में स्थित होगा। अब ये जो है ना भ्रंश, ये पूछा जाएगा क्या ये सक्रिय है, तो यह एक सक्रिय भ्रंश है। यह भ्रंश जो है म्यांमार के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और देश में अगर देखेंगे भूकंपीय गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। म्यांमार और उस इलाके में आसियान के कई देशों में भी आपने देखा कि किस तरह के भूकंप रहा है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहेगा। भूकंप की घटनाओं के कारण जो है ना, ये भ्रंश हमेशा ही चर्चा में रहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अभी म्यांमार में भूकंप आया है, बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुआ है, ये चर्चा में आ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप पहला काम कीजिए कि इसको 5 स्टार लगाइए। और मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ भी पढ़ के जाइए ना जाइए, मतलब बाकी तो पढ़ के जाएंगे ही आप लोग, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाना है। जब प्रीलिम्स के लिए आप एग्जाम हॉल में एंट्री मार रहे होंगे ना, उससे पहले भी आखिरी बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 90% चांसेज है कि ये आ जाए। यहां पर क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। यह देश का पहला वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित आयोग है, ठीक है। यह एक 5 सदस्यीय सांविधिक निकाय है। दो बातें, एक 5 सदस्यीय, एक सांविधिक निकाय, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस बात को समझ लीजिए, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया, कौन सा पूछा गया आपसे। अब यहां पर कुछ बातें देखिए। केरल में हुआ क्या है, दरअसल केरल में भारत का पहला एक ऐसा राज्य बना है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित आयोग को स्थापित किया है। तो यहां पर पहला है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो गया। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन के लिए एक कमीशन ही बना दिया है कि वह कमीशन सब कुछ देखेगी कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या उनको सॉल्यूशन चाहिए, ये सारी चीज यहां से देखा जाएगा। ये स्टेटमेंट सही हो गया दोस्तों। 5 सदस्यीय सांविधिक निकाय ये है। देखिए, इसमें जो बात किया गया है ना, इस आयोग में एक अध्यक्ष तो होगा और अधिकतम 3 सदस्य होगा, अध्यक्ष के साथ 3 सदस्य, जिसमें एक महिला, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने का भी प्रावधान शामिल किया गया है। यहां पर 5 का और सांविधिक निकाय गलत हो गया। आगे, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 5 साल कहा गया, गलत है, ये 3 वर्ष होगा। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, पहला सही होगा, दोनों गलत। ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, 5 स्टार लगाइए। इन्वायरमेंट के टॉपिक कहीं भी दिखे पढ़ जाइए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि आईएफएस ऑफिसर का जो होता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है सर्विस, उसका प्रीलिम्स भी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज वाले के साथ ही होता है। इसीलिए प्रीलिम्स में यहां पर इन्वायरमेंट से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी तादाद 17 से 20 तक रहता है, तो अपने आप में प्रीलिम्स का समझिए आधा भार तो यही सब्जेक्ट उठा लेता है। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। और इसमें देखा गया है कि मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर से रहता है। तो यहां देखना है, प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है, करेंगे विचार, सही है कितने कथन, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह मानव पशु संघर्ष, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मानव पशु संघर्ष को कम करने एवं बाघ अभ्यारण्यों के बाहर अवैध शिकार से निपटने के लिए निगरानी बढ़ाने पर केंद्रित है। परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए है, और परियोजना के लिए 176.45 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 3 बातें यहां पर कहा गया है। कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है, इसके विषय में आपको जानना है। अब देखिए, यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है मानव पशु संघर्ष। क्या होता है क्या कि बाघ अगर निकल के आ गया तो जाहिर सी बात है पशु के साथ
उसका टकराहट होगा, किसानों के साथ होगा, तो संघर्ष होगा, उसका शिकार किया जा सकता है या वो शिकार मनुष्यों का कर ले, तो निश्चित तौर पर बाघों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो निगरानी बेहतर ढंग से हो सके, मनुष्य के साथ उसका संघर्ष कितना कम किया जा सके, मनुष्य उसका अवैध शिकार ना कर ले, है ना, वो बाहर जाए, और वन्यजीव व्यापार को कैसे रोका जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व लाया गया। यानी कि ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। अब कहा गया कि यहां पर जो लागू करने की बात की गई, परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की बात किया गया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए, तो निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि एनटीसीए ही इस तरह की चीजों को देखती है। और परियोजना के लिए जो बजट की बात की गई है 176.45 करोड़ रुपए का आवंटन, यह आपसे पूछा जा सकता है, तो 2026-27 के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी कि यह फैक्ट भी सही है। कितने कथन? सभी तीन, यानी कि सी के साथ आपको फिर चलना पड़ेगा। मामला समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रश्न अभी तक का आज का बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी आप 3 स्टार डाल लो, यह प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है कौन सा कथन, ठीक है, कितने नहीं कौन सा। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी, यह आपसे पूछा गया। एक कीवर्ड यहां पर नोडल एजेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ओके, इसके अंतर्गत 4 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। अब एक एक करके चीजें देख लेते हैं इस मिशन के विषय में कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन दरअसल है क्या। जहां पर सबसे पहले कहा गया कि 2022 में शुरू किया गया, दरअसल ये गलत है, क्योंकि इसको जो है 2000 यहां लिख देता हूं, 2020 में शुरू किया गया था और फरवरी के महीना में। तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखना है। नोडल एजेंसी की जो चर्चा किया गया है विज्ञान और तकनीकी, जाहिर सी बात है आप समझ पाएंगे कि वो ऐसे भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, तो वस्त्र मिशन भैया यहाँ पर साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का क्या काम है, तो जाहिर सी बात है किसका काम होगा यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स होंगे, यानी कि वस्त्र कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उसका यहाँ पर वह नोडल एजेंसी होगा, तो ये गलत हो गया। और 4 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रमुख घटक जो है निश्चित तौर पर इसमें शामिल है, ये सही जवाब होगा। 4 प्रमुख घटक में क्या क्या, एक जो है एक तरह से कह सकते हैं पहला जो दिया गया है ना, वो R&D का काम दिया गया, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान कीजिए, नवाचार, विकास, इन सब पर फोकस। तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, यानी कि स्किल का काम, ये तीसरा है। और मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, वो चीजें, यानी कि आधारभूत ढांचा, समर्पित ढांचा उसके लिए, तो ये 4 घटक हैं, तो ये सही है। यानी कि हमारा जो है 2 गलत हो गया, तीसरा सही है, कौन सा कथन, 3 किसमें है, बी, केवल 3, यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे हो गया। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, अगेन बहुत महत्वपूर्ण है, और 4 स्टार डाल लो आप, 5 ना रह 4 डाल लेते हैं, काम चल जाएगा, पर पढ़ के जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है पूछा गया है, कौन सा कथन पूछा गया है। अब देखिए यहां पर क्या क्या बातें हैं। यह विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि इससे पहले ये था, इसको प्रतिस्थापित कर करके समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 लाया गया। आपसे पूछा जाए, आप धूमधाम से कहिए कि भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप अच्छे आदमी है, सही है, ठीक है। आगे इस विधेयक के प्रावधान क्या है, ध्यान देना, यहां से भारतीय बंदरगाह से विदेशी बंदरगाह के बीच माल परिवहन करने वाले जहाजों पर ही लागू होगा। शब्द भी, ही, केवल, ऐसे शब्द जब स्टेटमेंट में रहे, ध्यान से रुक जाना है। प्रीलिम्स में प्रश्न सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेटमेंट को पूरा पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान से देखिए, हिंदी में ना समझ में आए, कुछ भी गड़बड़ लगे, बगल में इंग्लिश रहता है, एक बार नजर डाल लीजिए, बहुत आसान चीज रहता है, जान जाएंगे आप, ठीक है। ही देखिए पकड़ में आ गया, अगर ये भी रहता तो क्या होता, सही होता, ही है गलत हो गया। कैसे, यहां कहा गया कि भाई ही का मतलब ये हो गया ना कि आगे हम कह रहे हैं केवल, अगर ही हटा करके यहां रख दिया जाए, यह विधेयक, इस विधेयक के प्रावधान केवल, अगर ही की जगह केवल रखते तो वही बात था। ही क्या है, भारतीय बंदरगाह से विदेशी बंदरगाह, देखिए भारतीय बंदरगाह से विदेशी बंदरगाह के बीच माल परिवहन होगा, इसको तो भैया इजाजत देता ही है, लेकिन इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों के बीच, है ना, अगर मुंबई से चेन्नई के बंदरगाह पे जाना है तो उसके लिए भी ये इजाजत देता है, परिवहन उस पर भी ये विधेयक लागू होता है। तो यहां जो है ये गलत हो गया, ये ही के वजह से। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, पहला, है ना, तो ए विकल्प, यानी कि केवल एक जो है ए के साथ चलेंगे। तो आज का 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है। वैष्णव, शैव, बौद्ध और सूफी, ये 4 विकल्प है।
क्या करना है आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप हमें लिख करके बताएंगे, मैं जवाब नहीं दिया करता हूं इसका, ठीक है। आप लोग जवाब दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार, वो अच्छा जवाब है, आगे भी ये प्रयास जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, कम समय है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दीजिए तो आपके लिए ज्यादा सही होगा, ठीक है। मुलाकात अब अगले लेक्चर में होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।